गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, नेशनल इनकम का ये सारा चैप्टर कवर है इस वीडियो में। आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नेशनल इनकम चैप्टर में तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। मतलब 1 ईयर, एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, उससे हमें उसकी वैल्यू क्या है या उससे हमें कितना प्राइस मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। यूजुअली ये 1 फाइनेंशियल ईयर का होता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, सो नेशनल इनकम मतलब जितनी भी वैल्यू है, टोटल इनकम या टोटल वैल्यू किनकी, जो फाइनल गुड्स हम बना रहे हैं, कोई भी चीज़ें बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, या सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उसका उसकी टोटल वैल्यू एक साल के अंदर कितनी है, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे। नेशनल इनकम मतलब टोटल वैल्यू, टोटल क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है, ठीक है, किनका, फाइनल गुड्स का। कोई भी गुड्स या सर्विसेज हमने बनाए हैं इकोनॉमी में या प्रोड्यूस किए हैं या किसी को सर्विसेज दी है। सर्विसेज हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब सर्विसेज हैं, है ना, इकोनॉमी में एक पीरियड के अंदर, यानी कि यूजुअली 1 ईयर के अंदर। ओके, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। उसके बाद है हमारे पास इट इज़ अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री कैसा काम कर रही है। अगर कंट्री ग्रोथ कर रही है तो नेशनल इनकम ज़्यादा होगी हमारी इकोनॉमी की। अगर कंट्री ग्रोथ नहीं कर रही, अगर अच्छी पोजीशन नहीं है कंट्री की, तो हमारी नेशनल इनकम कम होगी। ओके, इसमें है मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री, यानी कि जो टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, कैसी परफॉर्म कर रही है कंट्री, उसको मेजर करने के लिए नेशनल इनकम की हेल्प चाहिए होती है हमें। उसके बाद है इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि हमें ये कंपेयर करने में या फिर हेल्प करती है हमें कंपेयर करने में कि आज यहाँ पर जो इंडिया में जो पर्सन रह रहा है, जैसे कि 1 लाख सैलरी पर कोई पर्सन रह रहा है इंडिया में, वो कैसे जी रहा है, वो कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फॉलो कर रहा है, यानी कि यूएस में जो 1 लाख पर पर्सन जी रहा है वो कैसे स्टैंडर्ड्स पर फॉलो कर रहा है, यानी कि कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, कैसे रह रहे हैं लोग। ठीक है, उसके बाद है इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें बनानी पड़ती हैं, गवर्नमेंट को बजट बनाना पड़ता है, उसके लिए नेशनल इनकम हेल्पफुल होती है। नेशनल इनकम एक टोटल वैल्यू है किनकी, फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की, जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 ईयर के अंदर। ये हेल्प करती है इकोनॉमिक्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने में, जो कंट्री में हमारी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने में। उसके बाद है ये कंपेयर करती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किनका ज़्यादा अच्छा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में किनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। उसके बाद है गवर्नमेंट इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिससे हम जो नेशनल इनकम है कंट्री की उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, नेशनल इनकम जो टोटल वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे गुड्स की और सर्विसेज की 1 ईयर के अंदर जो प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला मेथड है, 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन मेथड, फिर है इनकम मेथड और फिर है एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले है हमारे पास प्रोडक्शन मेथड, यानी कि हमने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं। मैंने बिजनेस स्टडीज की क्लास 1 में आपको बताया था गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता तो आप वो क्लास देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड मतलब कितने गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, सम ऑफ द वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू क्या है गुड्स की और सर्विसेज की जो हमने प्रोड्यूस की है यूनिट्स में, यानी कि कितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की है। टोटल मिला के जितने भी यूनिट्स हमने इकोनॉमी में प्रोड्यूस की है उन सब का सम कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्शन मेथड आ जाएगा। इतना इजी मेथड है ये। एनआई मतलब नेशनल इनकम। ये जो
ये जो साइन है इसको बोलते हैं समीशन यानी कि सम, ठीक है। टोटल, टोटल किसकी कितनी वैल्यू एडेड हुई है, कितने रुपीस कितनी वैल्यू एडेड हुई है सभी सेक्टर्स की गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। प्रोड्यूसिंग यूनिट, ईच यूनिट, मतलब नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, समीशन ऑफ यानी टोटल कर देंगे सारे के सारे गुड्स की वैल्यू को जो भी प्रोड्यूस हुए हैं, बस, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास है इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब सम ऑफ ऑल इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, हमारे पास कैपिटल, ये सब होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हेल्प करते हैं हमारे प्रोडक्शन गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। लैंड करती है, लेबर करती है, मशीनरी करती है, और कैपिटल यानी कि मनी, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो हेल्प करता है हमारी, है ना। तो सेकंड है हमारे पास इनकम मेथड। टोटल इनकम को सम कर देंगे जो भी हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अर्न हुई है, तो टोटल इनकम का हम सम कर देंगे। ओके, इसमें है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब इसमें आता है वेजेस, यानी कि वेजेस जो होती है वो हमें ये मतलब मंथली पे नहीं करनी पड़ती, वो हमें डे के वाइज, डे मतलब जितना काम तुमने आज किया है ना उसके वाइज हम तुम्हें पैसा दे देंगे, इसको बोलते हैं वेजेस। उसके बाद है रेंट और इंटरेस्ट, उस भी प्रॉपर्टी वगैरह कहीं से भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह इसको कट करके जो भी इनकम आती है उसको बोलते हैं। तो इनकम मेथड में हमारे पास आता है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। इन सबको टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम। ओके, थर्ड जो मेथड है वो जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एग्जाम में ज़्यादातर इससे ही क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में है कि सारे के सारे एक्सपेंडिचर को, जो भी एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जो भी खर्चा इनकर्ड हुआ है, हमें हुआ है फाइनल गुड्स और सर्विसेज को बनाने में, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल कर देंगे जो भी खर्चा हमें हुआ है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बनाने में, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, उसको बोलेंगे इनकम मेथड। एनआई मतलब नेशनल इनकम, सी मतलब कंजप्शन, जो भी मतलब जैसे कि कोई ग्राहक आया, हमने उनको सामान दिया, ठीक है, तो उन्होंने कंज्यूम किया वो प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि हमने टेबल दी किसी को, है ना, हमारी टेबल की शॉप है, हमने किसी को टेबल दी तो उस टेबल को कंज्यूम करे, उस पर बैठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंजप्शन। सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टिंग, ठीक है, उन्होंने खर्च किए, पैसे खर्च किए इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए जो फिक्स्ड चीजें होती हैं, और इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल में खरीदने में उसे खर्च किए, ठीक है। उसने पैसे खर्च किए कंज्यूम करने के लिए कोई भी चीज़, ठीक है। तो उसने पैसे खर्च किए कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करने के लिए, उसने पैसे खर्च किए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, यानी गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है, और उसने खर्च किए एक्सपोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट तब बोलते हैं, उसको बोलते हैं जब हम बाहर कंट्री से हम सामान अपनी कंट्री नहीं, अपनी कंट्री में, सॉरी सॉरी, एक्सपोर्ट उसको बोलते हैं जब हम अपनी कंट्री से बाहर कंट्री में सामान भेजते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट उसको बोलते हैं बाहर कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट यानी मंगाना, ठीक है। ये तो पता है ना, सब इंपोर्टेड गुड्स होते हैं, लोग बोलते हैं दुबई से लाए हैं, ये वहां से इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड है ना, तो मतलब बाहर से उसने कहीं से मंगाया है। और एक्सपोर्ट यानी कि हम बाहर भेज रहे हैं अपने गुड्स। तो एक्सपोर्ट को माइनस करेंगे, यानी उसमें किस में से, इंपोर्ट को माइनस करेंगे एक्सपोर्ट से, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, तो वो आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले कंजप्शन में हमें जो खर्चा किया, उसके बाद हमें इन्वेस्टिंग में जो खर्चा किया, गवर्नमेंट में कोई भी खर्चा किया, और उसके बाद है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉट यूज्ड अप इन फर्दर प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स और सर्विसेज किसको बोलते हैं, देखो गुड्स और सर्विसेज को सबको पता है, गुड्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, सब कुछ होते हैं, ये सब लैपटॉप, ठीक है, ये सब इसको बोलते हैं गुड्स। और सर्विसेज जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर बैंकिंग, ये सब सर्विसेज होती हैं, है ना। तो फाइनल कौन सी होती हैं, फाइनल वो होती हैं जिनको हम बाद में अब उनको प्रोडक्शन नहीं करने वाले, उन पर कोई भी खर्चा नहीं करने वाले, बस उनको यूज करने वाले हैं। जैसे कि कोई कंज्यूमर है, वो एक शॉप पर गया,
और उसने बोला कि मुझे ये गुड्स चाहिए। जैसे वो गया शॉप पर, उसने बोला कि मुझे चेयर चाहिए, है ना, मैंने चेयर का एग्जांपल लिया था। तो जो दुकानदार है उसने उसको चेयर दे दी, और उसने चेयर किस लिए खरीदी, ताकि वो उस पर बैठ सके, उस पर अपना काम कर सके, यानी कि उसको यूज करने के लिए। तो उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, यानी कि फाइनल उस पर उसको कंज्यूम करने के लिए ही उसने वो गुड्स खरीदा है, ठीक है, ना कि आगे बेचने के लिए, आगे उस पर और काम करके आगे बेचने के लिए उसने नहीं खरीदा, ठीक है, फाइनल यूज करने के लिए उसने खरीदा है। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि जिनका आगे काम होगा, जिन पर आगे हमें और खर्चा करना होगा, उसके बाद उनको बेच पाएंगे। जैसे कि हम शॉप पर गए, हम लकड़ी लेने गए, ठीक है, हम वुड परचेज करने गए हैं, क्योंकि हम उस वुड का आगे जाके चेयर या टेबल बनाएंगे, जिससे हमें और फर्दर इनकम होगी, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि जो फाइनल नहीं हुए हैं, जो कंप्लीट नहीं हुए हैं गुड्स, जैसे कि वुड, ठीक है, शुगर केन जिससे हमारे बाद में शुगर बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो जो शुगर होती है उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, जिसको हम सीधा कंज्यूम करेंगे, और जो शुगर केन होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे ही जो वुड होती है उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, और उस पर आगे काम करके उसको चेयर बनाएंगे, उसको बोलेंगे फाइनल गुड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वैल्यू एडिशन, यानी कि ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो वैल्यू ऐड हो रही है। जैसे कि हम जो वुड है हमने वो खरीदी 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए की हमने वुड खरीदी इंटरमीडिएट लेवल पे, पर हम फाइनल लेवल पे उस पर उसको बेचेंगे, उसको 200 रुपए में चेयर बना के बेच रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपए का हमारा प्रॉफिट है, 100 रुपए की वैल्यू ऐड हो रही है, एडिशनल वैल्यू ऐड हो रही है इसके अंदर, चेयर के अंदर, है ना। तो इसको बोलेंगे हर स्टेज पर, अगले स्टेज पर जो भी वैल्यू ऐड हो रही है उसको बोलेंगे हम वैल्यू एडिशन। और उसके बाद है डेप्रिसिएशन, ये तो हम सब ने क्लास 11th में पढ़ा ही था, कि किसी भी चीज़ की वियर एंड टेयर की वजह से किसी भी कैपिटल गुड्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो जो नेशनल इनकम हम निकालते हैं, वो टोटल जो वैल्यू आती है किसी भी गुड्स की, टोटल फाइनल आउटपुट पे जो वैल्यू आती है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके ही हम निकालते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम। यानी कि डेप्रिसिएशन उसकी अगर कुछ भी डेप्रिसिएट हो रही है वैल्यू, उसको माइनस करके ही हम आगे नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, और ये, और ये, है ना। अभी ये आपको ये उलझन लग रही होगी इन सब में, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये सब क्या है, इनको मैं इतने इजी छोटे सी फॉर्मूला से बताऊंगी आप सबको, ये सारे की सारी चीजें याद होने वाली हैं, ठीक है। पहले हम इन तीनों को, लास्ट वाले हैं ना, इन तीनों को पढ़ लेते हैं, इनको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में इनका मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक या चार्ट वगैरह कुछ बनवाऊंगी, ठीक है। आप साइड में उनको नोट कर लेना अपने, जहां पर भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है पर्सनल इनकम, यानी कि जो हाउस होल्ड, जो इनकम पर्सनली हम अर्न करते हैं हमारे घर में, जो जो भी इनकम हमारे घर में, हमारे हाउस होल्ड में हम पर्सनली इनकम कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम, ओके। उसके बाद आती है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जो पर्सनल इनकम, जो हाउस होल्ड में हमने हमने इनकम कमाई है, उसमें से जो डायरेक्ट टैक्सेस, जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस कट कर लेती है, उनको बोलते हैं। उसके बाद जो इनकम बचती है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम ही होती है, टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जो नेशनल इनकम जो ये है एग्रीगेट फाइनल इनकम, इसको ही बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब हम इन चीजों को पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा पर्सनल इनकम, यानी कि हाउस होल्ड की इनकम, डिस्पोजेबल यानी हाउस होल्ड में से डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट ले लेती है उसके बाद जो इनकम बचती है, और पर कैपिटा यानी कि टोटल नेशनल इनकम। यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे इन चीज़ों को याद रखना है, जो कि ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं, क्या ये हो रखा है यहाँ पे, एनडीपी, एनपीएनपी, ये सब कुछ क्या है, ये अभी आपको इतनी सी देर में समझ में आने वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आती है हमारे पास सबसे पहले चार चीज़ें, ओके, यहाँ पे नोट करूंगी मैं, 1, 2, 3, और लास्ट में यहाँ पे ऐसे आएगा 4, ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका है इसका।
ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है इस पर दो चीजें आएंगी, जो सेकंड पॉइंट है इस पर दो चीजें आएंगी, थर्ड पर सिर्फ एक चीज आएगी और फोर्थ पर भी हमारे पास दो चीजें आएंगी। ठीक है। सबसे पहले जो हमारा पास फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमारे पास सिर्फ दो चीजें आएंगी, जिनमें सबसे पहले है ग्रोस और जो सेकंड है इस पे है नेट। ग्रोस और नेट में से कुछ भी आ सकता है फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, समझ में आ गया। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास डोमेस्टिक या नेशनल, डोमेस्टिक या नेशनल में से कुछ भी आ सकता है सेकंड पोजीशन पर, और थर्ड पर आएगा हमेशा ही हमेशा प्रोडक्ट, और फोर्थ पर हमारे पास दो चीजें आ सकती है, एक एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट और एक एमपी यानी कि मार्केट प्राइस। ओके, सो इससे हम अपने कोई भी चीज बना सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ से जी लिया, यहाँ से डी ले लिया, और यहाँ से पी तो आएगा ही है ना, और यहाँ से एफ सी, सबसे पहले ये आ गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, एट आएगा एट, ओके नीचे जा रहा है यहाँ पे एट लगाएंगे, एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद इसको पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इनको कुछ भी कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसके बाद आएगा इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, ऐसे पढ़ेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। अभी मैं आप सबको इनके फॉर्मूलाज बताती हूँ। देखो हमारे पास अगर क्वेश्चन में सबसे पहले ग्रोस गिवन है और हमें नेट पर जाना है, ग्रोस गिवन है यहाँ पर, हमें नेट पर जाना है, क्वेश्चन में ग्रोस से नेट पर, ओके नेट पर जाना है, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, और अगर नेट से ग्रोस पर जाना है तो हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। ओके, अगर ग्रोस से नेट पर आना है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और अगर नेट से ग्रोस पर जाना है तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ओके, सबको समझ आ गया। एक बार फिर से लिखती हूँ मैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, इतना ही था इसमें। सो नेट और ग्रोस का काम हमारे पास खत्म हो गया है। उसके बाद हम आएंगे डोमेस्टिक और नेशनल पे, ठीक है। देखो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे, एनडीपी, एनडीपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यानी कि हमारे पास एनडीपी कैसे आएगा, यानी कि जो ग्रोस है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यानी कि ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। तो यही दे रखा है इसमें कि ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास नेट, ठीक है। ऐसे इसमें है ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट। देखो यहाँ पे सेम है सब कुछ, एन डी पी, जी डी पी, एफ सी, एफ सी, ठीक है। तो एन की जगह जी, यानी कि ग्रोस से हमें नेट पे जाना है, ग्रोस से हमें नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्लियर है। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलेंगे, ग्रोस से नेट हो गया। अब सेकंड आता है हमारे पास, जिसमें है डोमेस्टिक से नेशनल पर। डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे जाना है और नेशनल से डोमेस्टिक। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है हमें तो एन एफ आई ए ये हमें यूज करना पड़ेगा। इसको कर देंगे प्लस, पिछले में इस साइड माइनस था याद रखना, और इधर हम कर देंगे माइनस एन एफ आई ए। समझ में आ गया।
डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है माइनस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है सो प्लस NFIA माइनस NFIA। ओके, NFIA के बारे में पढ़ते हैं आप। NFIA क्या है भाई? NFIA है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को बोलेंगे NFIA। ठीक है, अगर हमारे पास ये दे रखी है तो सीधा यूज कर देंगे, सीधा प्लस माइनस कर देंगे। अगर नहीं दे रखी तो हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास नेशनल इनकम है उसमें से डोमेस्टिक इनकम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अब्रोड की इनकम चाहिए हमें। ठीक है, तो नेशनल हमारे पास जो इनकम है टोटल उसमें से अगर अपनी अपनी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम माइनस कर देंगे तो हमारे पास अब्रोड की इनकम आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर डोमेस्टिक से नेशनल आना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अगर नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। समझ में आ गया? चलो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास आएगा जो लास्ट पॉइंट है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ही रहता है ना, अभी मैंने पढ़ाया प्रोडक्ट तो सिर्फ एक ही चीज आएगी। और लास्ट में हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट, सबसे पहले है मार्केट प्राइस। MP मतलब मार्केट प्राइस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो हम माइनस कर देंगे NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम बाकी ये भी बोल सकते हैं कि यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस हो गई, उसको भी हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही बोलते हैं। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, और अगर इससे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो हम कर देंगे प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये देखो, देखो यहाँ पे है GDP, यानी कि जी मतलब इसमें भी जी है, यानी कि GDP है। ठीक है, दोनों GDP हैं। फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे इसको GFC पढ़ देंगे, यानी कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट। इसको GMP पढ़ेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ये कंप्लीट कोमा है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस ही हो जाएगा ये अंदर, माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सो यही फॉर्मूला है हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडीज, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर जाने के लिए। सेम इसमें है NNP। ठीक है, NDP, यानी कि हमें फैक्टर कॉस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी है फैक्टर कॉस्ट हमारे पास। नहीं, ये क्या है इसमें? नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें ये नहीं आएगा। इसमें आएगा जो मैंने आपको बताया था नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए, जो कि NFIA वाला फॉर्मूला था ना, वो आएगा इसमें। समझ में आ गया सबको? बस यही था इन सब में। और जो मैंने अभी ये सारी चीजें बताई हैं ये आपको याद रखनी है, इससे आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, मतलब इजीनेस से आपको याद रहेगा, इजी वे से। अगर आप पढ़ना चाहें, दिल से मन से पढ़ना चाहें तो आपको याद रहेगा अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, इतना कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इनके बैक टू बैक क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, जिससे आपको और इजी लगेगा ये टॉपिक। अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस तो आप बताना, ठीक है, कमेंट में। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है हम उसको एक बार टिक कर देते हैं। हमने ये नेशनल इनकम पढ़ लिया, की पॉइंट्स पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, मेथड्स और एग्रीगेट इनकम, इनकम कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है एक कि मार्केट प्राइस इंक्लूड टैक्सेस और फैक्टर, ये तो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला फॉर्मूला, इसको छोड़ो। क्या छोटी मोटी चीजें बता रहे हो भाई, हमने तो सारा फॉर्मूला ही पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
सर्कुलर फ्लो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, उसमें आपको अगर सही से समझ नहीं आया तो मैं फिर से पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ पर टू सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, यानी जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो होता है वो क्या होता है। ठीक है, हाउस होल्ड होता है और एक फर्म्स होता है, इन दोनों के बीच में जो फ्लो हो रहा है उसे बोलते हैं हम टू सेक्टर इकोनॉमी में जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनके पास होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब होते हैं हाउस होल्ड के पास। और फर्म के पास क्या होते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है फर्म। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनके पास होते हैं ये फर्म्स को देते हैं, फर्म्स इनके बदले, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले इनको देती है रेंट, वेजेस, ठीक है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब प्रोवाइड करती है। और उसके बाद में जो फर्म्स होती है वो गुड्स जो प्रोड्यूस करती है वो इनको सेल करती है, ये इनको पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में बोलते हैं इसको। हम इसमें एक बार चार्ट बनाते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें आपको सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ेंगे, यहाँ पे है हाउस होल्ड और यहाँ पर है फर्म्स। यहाँ पर हाउस होल्ड और यहाँ पर फर्म्स। जो हाउस होल्ड है इन सब के पास क्या होता है, इनके पास होता है लैंड, लेबर और कैपिटल, ये सब होता है हाउस होल्ड के पास में। और फर्म्स के पास में होते हैं, फर्म्स, हाउस होल्ड ये सारी चीजें हैं ना, ये लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह ये प्रोवाइड करती हैं फर्म्स को, और फर्म्स इनको प्रोवाइड करती है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस। ठीक है, और जो फर्म्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इनके पास जब पैसा आ जाता है रेंट, वेजेस वगैरह से, तो ये क्या करती हैं, जो फर्म्स गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं, फर्म्स बनाती हैं गुड्स और सर्विसेज, प्रोड्यूस करती हैं, तो ये हाउस होल्ड होते हैं, ये इन फर्म्स को पे करते हैं, किन के लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है, और ये इनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये इनको मनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिनसे ये खरीदते हैं गुड्स और सर्विसेज। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इतना सा टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे, ये टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा था हमने, जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व थी, सिर्फ हाउस होल्ड इन्वॉल्व थे और उसके बाद में फर्म इन्वॉल्व थी। अब हम पढ़ेंगे थ्री सेक्टर में। ठीक है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में यहाँ पर दिया गया है, हाउस होल्ड और फर्म तो पहले भी थे, इसमें गवर्नमेंट और इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, ये याद रखना। हाउस होल्ड और जो फर्म तो पहले ही इन्वॉल्व थे, उसके बाद गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट क्या करती है, इनसे टैक्सेस लेती है और इनसे टैक्सेस लेती है, गुड्स और सर्विसेज इनसे भी लेती है, इनसे भी लेती है। ठीक है, इन सब चीजों को बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई और टैक्स और सब्सिडीज भी आ गए साथ में, तो उसको बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। ओके, यहाँ पर देखो विजिट, सब्सिडीज, ये सब कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है, ये पे करेंगे टैक्सेस गवर्नमेंट को और ये भी पे करेंगे गवर्नमेंट को टैक्सेस, और गवर्नमेंट इनके बदले इन दोनों को क्या देगी, इन दोनों को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर। ये देखो, गवर्नमेंट अगर इन टैक्सेस लेती है इनसे तो इनको क्या प्रोवाइड करती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस। ठीक है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो इतना सा टॉपिक था। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ आया तो फिर से बताना, मैं फिर से समझा दूंगी आपको, बट एग्जाम में गलत नहीं करके आना है बिल्कुल भी। ये टू सेक्टर इकोनॉमी है और ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स आती हैं, और थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ जाती है साथ में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, ये ग्रोस और नेट का हमने पहले से ही पढ़ लिया कि ग्रोस से नेट पर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रोस पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप अपने नोट्स में जो मैंने अभी बनवाए उनमें देख सकते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो क्या होगा, नेशनल से डोमेस्टिक पर कैसे जाएंगे। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर कैसे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर कैसे जाएंगे, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं थोड़ा। ग्रोस और नेट तो हमारा हो ही गया, उसके बाद है डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक इनकम, जो हमारी कंट्री के अंदर पैसे कमाए जा रहे हैं, जैसे आज मैं कोई भी जॉब कर रही हूँ या फिर कोई भी मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, ये हमारी कंट्री के अंदर पैसे कमाए जा रहे हैं, और
ठीक है, हमारी कंट्री के लोगों के द्वारा और हमारी कंट्री के अंदर ही, ठीक है, इंडिया के अंदर ही उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम हमारी कंट्री के लोग ही कमा रहे हैं, पर इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं और इंडिया के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ कंट्री, यानी कि कंट्री के रेजिडेंट के द्वारा कमाए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया के बाहर रहते हो या इंडिया के अंदर रहते हो। और ये जो इनकम होती है सिर्फ इंडिया के अंदर वाले लोग होते हैं, विद इन द कंट्री होते हैं, वो जो इनकम अर्न करते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। और जो इंडिया के बाहर भी होती है उसको बोलते हैं हम नेशनल। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए। उसके बाद है फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट में हमने पढ़ा था कि एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आते इसमें, और मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, आते हैं, हमने पढ़ लिया था ये। ठीक है, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितनी बार ऐसे इनको पढ़ोगे फिर से कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा जो मैंने अभी नोट्स करवाए हैं उससे आप डायरेक्ट रिवाइज करें। ठीक है, जो मैंने बताया था कि इनसे इन पे कैसे जाते हैं, ऐसे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है रियल और नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम जो होती है, जो करंट प्राइसेस को लेके हम मतलब इनकम निकालते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम। की जैसे भी प्राइसेस चेंज हो रहे हैं किसी भी चीज के, किसी भी कमोडिटी के, किसी भी गुड्स के, दाल चीनी वगैरह कुछ भी है, इनके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, चेंज होते रहते हैं। उस इनकम के चेंजेस ले लेके हम अगर कोई इनकम निकालते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम। और रियल इनकम मतलब उस कांस्टेंट, उसका बिल्कुल एक नॉर्मल प्राइस लेके चलते हैं, जैसे ₹20, चाहे वो अब 30 की हो चाहे 10 की हो, हम एक कांस्टेंट प्राइस 20 ही लेकर उसको अगर इनकम को निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रियल इनकम। ठीक है, ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई या फिर कोई भी डिफ्लेशन, मंदी आ रही है, उन दोनों को रिमूव करके हटा के जो भी इनकम कांस्टेंट प्राइसेस पर निकलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रियल इनकम। समझ में आ गया। और लास्ट में हमारे पास है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम तो मैंने पहले बताया था, एवरेज जो इनकम होती है पर्सन की उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। ओके, उसके बाद है हमारे पास की पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले जो नेशनल इनकम है उसमें हेल्थ, अपनी इकोनॉमी की हेल्थ बताती है ना। अगर हमारी हमारी नीचे जा रही है हमारी इकोनॉमी तो नेशनल इनकम कम होगी, है ना, एवरेज। और अगर ज्यादा अच्छी ग्रोथ है इकोनॉमी की तो नेशनल इनकम ज्यादा होगी। तो ऑफकोर्स हेल्थ बताती है हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास जो अलग अलग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर इनकम, ये सब अलग अलग मेथड्स हैं हमारे इनकम इनकम नेशनल इनकम को निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है प्लानिंग के लिए, यानी कि 5 ईयर प्लान के लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी प्लान होते हैं, पॉलिसीज टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बनाती है, रूल्स और रेगुलेशन, उनके लिए नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपेयर करती है कंट्रीज को इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से। ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में कि ये कंपेयर करती है। ठीक है, कंपेयर करती है कंट्रीज के बारे में कि दूसरी कंट्री में क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कैसी इकोनॉमी है, और हमारी कंट्री में क्या इकोनॉमी है, उन दोनों को एक साथ लेके कंपेयर करती है। और उसका मतलब है हायर इनकम डज नॉट ऑलवेज मीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चलो इसको समझते हैं। इसका मतलब है जैसे कोई रिच पर्सन है, ठीक है, और कोई पुअर पर्सन है, दो पर्सन है हमारे पास, ठीक है, इसकी इनकम हमारे पास 20,000 है और इसकी इनकम हमारे पास 20 लाख है। अब इसकी इनकम 20,000 है, इसकी 20 लाख है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की इनकम सेम है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इकोनॉमी में। किसी की इनकम 20 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 10,000 भी है ना। तो ये नहीं कि हमेशा सबकी इनकम सेम है। ठीक है, हायर, अगर हायर आ रही है हमारी नेशनल इनकम, एवरेज इनकम हायर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, पुअर के पास कम होंगे, ऑफकोर्स सीधी सी बातें है ना, ऐसे और रिच के पास ज्यादा होंगे। ठीक है, ये हमारे पास थे की पॉइंट्स। उसके बाद में हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले है डज नॉट मेजर वेलफेयर और हैप्पीनेस, यानी कि एक लिमिट है, लिमिट होती है नेशनल इनकम की, क्या क्या चीजें मेजर नहीं करती। सोशल वेलफेयर, सोसाइटी में कोई भी वेलफेयर हो रहा है, या कोई इंसान कितना खुश है कितना सैड है ना, हम कितना हंगर है, भूखा है, मतलब कुछ भी चीजें जो है ना ये क्वालिटी से रिलेटेड, ये सब कुछ इसमें नहीं आती। नेशनल इनकम ये अवॉइड करती है, इग्नोर कर देती है, इनको मेजर नहीं करती। उसके बाद है इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमने पढ़ा ये है ना, रिच के पास ज्यादा पैसे हैं, पुअर के पास कम है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है इकोनॉमी में हमारी इनकम, ठीक है, उसको इग्नोर करता है ये। उसके बाद है डज नॉट इंक्लूड अनपेड सर्विसेज। जैसे हमारी हमारी मदर वगैरह हमारे हाउस होल्ड वर्क करती हैं, है ना,
उनको बोलते हैं अनपेड सर्विसेज, यानी कि जिनके लिए हमें पैसा नहीं मिलता, ठीक है, इनको कभी भी इंक्लूड नहीं करती नेशनल इनकम। वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू को ही करती है, ठीक है, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू को ही लेकर चलती है नेशनल इनकम, ना कि क्वालिटेटिव को, ठीक है, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स को जैसे कि वेलफेयर हैप्पीनेस वगैरह को लेके नहीं चलती, इग्नोर कर देती है उनको, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है डज नॉट अकाउंट फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट में कुछ भी खराब हो रहा है, जैसे नॉइस पोल्यूशन, लैंड वगैरह, लैंड पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन, कुछ भी खराबी हो रही है, नेशनल इनकम उसको नहीं अकाउंट में लेती, ठीक है, उनको नहीं ध्यान देती। ये सारी चीजें आती हैं हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक इजी सा न्यूमेरिकल दिया गया है, जिसके अंदर है कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। हमने पढ़ा था कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे निकालना है, हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना। उसमें था सबसे पहले कंजप्शन था, फिर इन्वेस्टमेंट था, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, और फिर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके जो भी कुछ आता है वो था। सबसे पहले 5,000 यहाँ पर है कंजप्शन, फिर इन्वेस्टिंग, ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है, और फिर एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे, 800 में से 600 माइनस करेंगे, 200 ये आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपेंडिचर का कुछ भी पूछ ले कि एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ बारे में कुछ बताओ ऐसा कुछ, तो आप उसके एग्जाम्पल में तो लिख सकते हैं, पर इतना इजी क्वेश्चन ना एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर आपको एग्जाम के क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप बताना, मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी जिसमें सारे के सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्विक रिवीजन है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया आपको, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ये क्या आ गया यार, क्या आ गया, है ना, क्या आ गया दीदी, ये समझ ही नहीं आ रहा है, ये जीडीपी, एमपीएफसी एंड ये क्या चीजें हैं, कितनी शॉर्ट फॉर्म है। मैंने आपको पढ़ा दिया, ये उधर से रिवाइज करना, ठीक है, यहाँ से रिवाइज मत करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के लिए टिप्स हैं कि आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी के कुछ चीजें देख लेनी है, ठीक है, फ्लो चार्ट, और ये जरूर देखना है, जरूर पढ़ के जाना है। सर्कुलर फ्लो का तो इम्पोर्टेंट है, 2 सेक्टर हो या फिर 3 सेक्टर हो। उसके बाद है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या फिर 6 का, ठीक है। और उसके बाद है इसमें फॉर्मूला वगैरह आपको याद करना है और हेडिंग्स वगैरह को अंडरलाइन करनी है एग्जाम के टाइम पे। और जैसा कि हमने मैक्रो में सबसे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि मैक्रो मतलब बिग थिंक मैक्रो, ठीक है। जो हमारी नेशनल इनकम है वो हेल्प करती है एंटायर इकोनॉमी को समझने में, ठीक है, वो इकोनॉमी को समझने में, मैक्रो इकोनॉमी को समझने में, ओके। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। देखो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, है ना। सबसे पहले एक बार हम रिवीजन करते हैं इन शॉर्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा नेशनल इनकम की डेफिनेशन, फिर उसके की पॉइंट्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा हम जो प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन मेथड है, और इनकम और एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे मेथड हैं, ये पढ़े। फिर हमने नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब पढ़ा। फिर उसके बाद सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर में और 3 सेक्टर इकोनॉमी में। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें समझ में आ गई। फिर एक न्यूमेरिकल देखा हमने, एक सेकेंड, फिर हमने न्यूमेरिकल देखा यहाँ पे, है ना। और उसके बाद लिमिटेशंस पढ़ी, हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई नो मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा है, पर आप जल्दी से रिवीजन करेंगे तो ये होगा ना सारा चैप्टर, ऐसे तो नहीं होने वाला, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी चैप्टर के आगे नेक्स्ट क्लास चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी, ओके। थैंक यू, बाय बाय।